हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। सोशल विश्वविद्या चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं आपके पास नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का आपका चैप्टर है सामाजिक विज्ञान और ये है क्लास 6 के लिए और पार्ट 14 है ये। और चैप्टर का नाम है हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियाँ। ठीक है बच्चों, तो इसके अभ्यास प्रश्न भी करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, अभ्यास प्रश्न के साथ साथ हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कराते हैं। और जैसा कि आपने मिड टर्म एग्जाम में देखा होगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो चैप्टर के तो आ ही रहे थे अभ्यास प्रश्न, उसके साथ आपके क्वेश्चंस कुछ चैप्टर के बीच बीच में से भी आ रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस समझने में आसानी नहीं हो पा रही थी। क्योंकि वो कई बार होता है कि हम चैप्टर तो पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन डीप नॉलेज नहीं होने के कारण हमको क्वेश्चन जब बीच में से पूछा जाता है तो हमें समझ में नहीं आता है। तो उसको देखते हुए ध्यान से हमने सारे क्वेश्चंस उसके बीच चैप्टर में से भी बनाए हैं, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। सभी क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 से, प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, यह तृतीय क्षेत्रक से किस प्रकार भिन्न है, दो उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है, प्राथमिक क्षेत्रक वह आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र है जो सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग पर आधारित होता है। इसमें वे भी उद्योग आते हैं जो प्रकृति से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, जैसे खेती, मछली पालन और खनन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इसके अंदर अंतर क्या होता है, प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र में अंतर क्या होता है, उस पॉइंट पे चलते हैं। ये है प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र में अंतर। पहला, संसाधन बनाम सेवा। प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य काम प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन या दोहन करना है, जबकि तृतीय क्षेत्र का काम सेवाएं प्रदान करना और वस्तुओं का वितरण करना है। दूसरा है आपका श्रम बनाम कौशल। प्राथमिक क्षेत्र में शारीरिक मेहनत, लेबर की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि तृतीय क्षेत्र में विशेष कौशल, ज्ञान और तकनीक की समझ की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए प्राथमिक में आपका आता है कृषि, गेहूं उगाना, खनन, कोयला निकालना। तृतीय क्षेत्र में आता है बैंकिंग, परिवहन, रेलवे। ठीक है, इस तरह से प्राथमिक और तृतीय में आप अंतर अच्छे से समझ पाए होंगे बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है आपका, द्वितीय क्षेत्र किस प्रकार से तृतीय क्षेत्र पर निर्भर है, उदाहरणों द्वारा समझाएं। तो उत्तर है, द्वितीय क्षेत्रक विनिर्माण उद्योग अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तरह से तृतीय क्षेत्रक सेवा क्षेत्र पर निर्भर है। इसमें हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं, जैसे पहला है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। कच्चा माल मंगाने और तैयार माल को बाजार तक भेजने के लिए परिवहन सेवाओं की सख्त जरूरत होती है। इसका उदाहरण क्या है, टाटा मोटर जैसी कंपनी अपनी गाड़ियां देश भर में भेजने के लिए ट्रकों और शिपिंग सेवाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। बैंकिंग और वित्त, बैंकिंग एंड फाइनेंस। नई मशीनें खरीदने या व्यापार बढ़ाने के लिए कंपनियों को लोन, ऋण की आवश्यकता होती है जो बैंक प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक स्टील फैक्ट्री को विस्तार के लिए बैंक से आर्थिक मदद लेनी पड़ती है, यानी कि लोन लेनी पड़ती है। ठीक है, चलते हैं थर्ड पे, विपणन, मार्केटिंग। फैक्ट्री में बना सामान तभी बिकेगा जब लोग उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए विज्ञापन सेवाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे आप ऐड देखते हो टीवी पर, क्या एक नया कोई प्रोडक्ट आया है, कोई नया सामान आया, जैसे हो गया उदाहरण के तौर पे पेप्सी या कोका कोला, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए मार्केटिंग एजेंसियों का सहारा लेती है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं, संचार, कम्युनिकेशन। ऑर्डर लेने, ग्राहकों से बात करने और ऑनलाइन बिक्री के लिए इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाएं जरूरी है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ई कॉमर्स कंपनियां अपना सामान बेचने के लिए वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करती हैं। ई कॉमर्स कंपनियां आजकल देख ही रहे हैं आप, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, 10 मिनट वाली डिलीवरी भी आ चुकी है आजकल, जेप्टो, स्विगी, ब्लिंकिट, ये सब चीज़ें हो गई ई कॉमर्स की कंपनियां। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष पे चलते हैं बच्चों। तो इसका निष्कर्ष है आपका, इस प्रकार उत्पादन से लेकर बिक्री तक द्वितीय क्षेत्र हर कदम पर तृतीय क्षेत्र की सेवाओं पर निर्भर है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। आशा करते हैं आपको आंसर्स क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
प्रश्न नंबर 3, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के बीच परस्पर निर्भरता एक उदाहरण दीजिए, इसको प्रवाह चित्र फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हुए समझाइए। तो इसका उत्तर है बच्चों, तीनों क्षेत्रकों की एक दूसरे पर निर्भरता को कपड़ा उद्योग के उदाहरण से सबसे बेहतर समझा जा सकता है। तो चरण 1 में क्या होगा, प्राथमिक, सबसे पहले किसान खेत में कपास उगाता है, कच्चा माल। दूसरा है द्वितीयक, चरण 2, उस कपास को मिलों में भेजकर धागा और फिर कपड़ा बनाया जाता है, विनिर्माण हो गया। चरण 3, थर्ड हो गया तृतीयक में, तैयार कपड़े को ट्रकों द्वारा दुकानों तक पहुंचाया जाता है और बेचा जाता है। तो ये आ गया सेवा में, ठीक है। अब चलते हैं इसके फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट कैसे बनेगा इसका, तो ये है इसका फ्लो चार्ट। प्रवाह क्षेत्र में क्या हुआ, कपास की खेती हुई, प्राथमिक क्षेत्र, फिर कच्चे माल की आपूर्ति हुई, फिर हम नीचे चलते हैं, कपड़ा मिल में धागा बनने के लिए द्वितीय क्षेत्र में चला गया, फिर निर्माण प्रक्रिया होती है, उसके बाद दुकानदार विक्रेता के पास पहुंच जाता है तृतीय क्षेत्र, और विपणन और बिक्री और उपभोक्ता ग्राहक, मतलब दुकान के पास जाने के बाद हम जैसे लोग जाते हैं वहां से खरीदते हैं, ग्राहक लोग, तो इसमें हमने खरीदा और दुकानदार ने हमें बेचा, ठीक है। इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है कि यह चेन दिखाती है कि यदि किसान कपास न उगाए प्राथमिक तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, यदि परिवहन न हो तो तृतीयक को कपड़ा ग्राहक तक नहीं पहुंचेगा, अतः तीनों क्षेत्रक मिलकर ही अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, ठीक है। इस फिगर के जरिए भी हम ये चीज को देख सकते हैं। ये देखिए, इस फिगर में भी आप देख रहे होंगे, ये देखिए फिगर, ये हो गया प्राथमिक, हो गया कृषि, कृषि से कुछ बनेगा, फिर विनिर्माण में जाएगा। कृषि से देखिए पहले होता है खनन, फिर आपका मछली पकड़ना हो गया, ये मुर्गी पालन हो गया, ये लकड़ियों को काटना हो गया। उसके बाद सेकंड में आ गया द्वितीय क्षेत्र में, देखिए निर्माण आ गया, विनिर्माण, फैक्ट्री में पहुंच गया, जल आपूर्ति हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, विद्युत उत्पादन। और तृतीय क्षेत्र में देखिए फिर स्वास्थ्य देखभाल, व्यापार, उपयोगी सामग्री, संचार, बैंकिंग हो गया आपका, ये हो गया परिवहन। ये सब कुछ बनने के बाद इसको लेकर भी तो जाना होगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपके प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका हम बोल रहे थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं आपके चैप्टर के बीच से क्वेश्चन, इसको हम करेंगे। इसमें हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है आपका, आर्थिक गतिविधि क्या है, तो उत्तर है वे गतिविधियां जिनमें मौद्रिक धन का अर्जन होता है उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका, मौद्रिक मूल्य क्या है, तो उत्तर है किसी वस्तु या का वह मूल्य जिसे मुद्रा पैसे के रूप में मापा जा सके मौद्रिक मूल्य कहलाता है, ठीक है। मतलब पैसे के रूप में उसकी वैल्यू कितनी है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं, कौटिल्य के अनुसार सार्थक आर्थिक गतिविधि क्यों जरूरी है, तो उत्तर यह वर्तमान समृद्धि और भावी प्रगति के लिए आवश्यक है, इसका अभाव भौतिक तनाव देता है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, आर्थिक क्षेत्र क्या है, तो उत्तर आर्थिक गतिविधि में समान विशेषताओं के आधार पर बनाए गए बड़े समूह जो राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में सहायता करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया, तो उत्तर है 3 मुख्य क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक अभी हमने पढ़ा ऊपर, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका, अमूल का पूरा नाम क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसकी शुरुआत हुई 1946 में गुजरात के आनंद जिले से हुई थी, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है, अमूल की स्थापना में मुख्य योगदान किसका था, तो उत्तर इसकी स्थापना 1946 में श्री त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने श्वेत क्रांति का नेतृत्व किया, प्रयासों से की गई थी, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है आपको बच्चों, सहकारी संगठन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, उत्तर है तो व्यक्तियों का एक समूह जो स्वेच्छा से एक साथ आकर सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं और औपचारिक तरीके से अपनी आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसे हम सहकारी संगठन कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि कुछ महिलाएं गांव से दूध इकट्ठा करके ला रही हैं और एक जगह उनको स्टोर किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद ये दूध फिर यहाँ से पैक होगा और फिर अलग अलग जगहों पर, जैसे हमारे घरों में दूध का पैकेट आता है आप देखते होंगे,
उसी तरह से गांव शहर में लोग मिलकर दूध इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको फैक्ट्री में ले आके उसको अच्छे से उसका दूध की सफाई की जाती है, पाश्चुरीकृत किया जाता है, उसके बाद उसको पैकिंग करके घरों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये सहकारी संगठन का एक उदाहरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 8 पर। वही ऑप्शन, वो क्वेश्चन जो मैं आपको इसके बारे में बता रहा था, क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, पाश्चुरीकरण क्या है? तो इसका उत्तर है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि उसके हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाए और वह सुरक्षित हो सके, उसे हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 10 है आपका। प्रश्न नंबर 10 है, अमूल के समान भारत में अन्य दुग्ध सहकारी संगठनों के उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है नंदिनी कर्नाटक का है ब्रांड है, मदर डेयरी दिल्ली में होता है, सुधा है बिहार में, और वर्का है पंजाब में। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 11 में चलते हैं। गतिविधियां कितने प्रकार की होती है? तो उत्तर है इंदौर मध्य प्रदेश। गतिविधियां 2 प्रकार की, आर्थिक धन कमाने वाली और गैर आर्थिक सेवा या प्रेम भाव वाली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12, कौटिल्य के अनुसार आर्थिक गतिविधियां का महत्व क्या है? तो उत्तर यह वर्तमान समृद्धि और भावी प्रगति में सहायक है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं गोदाम वेयर हाउस क्या है? प्रश्न नंबर 13। तो उत्तर वह स्थान जहां उत्पादों को बेचने से पहले भंडारित किया जाता है और यह तृतीय क्षेत्र का भाग है। मतलब जब एक बार सामान एक खेतों से मान लो कोई चीज हमने उगाई, उसे किसान ने पैदा किया, उसे ले आके किसान ने बेच दिया, उसके बाद वहां से मंडी से वहां से दूसरे किसान ने वहां से खरीदा और उसको फिर मार्केट में ले आया या गोदाम में लेकर उसको स्टोर कर लिया, उसके बाद वहां से सप्लाई करना शुरू कर दिया, उस जगह को हम गोदाम या वेयर हाउस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 है आपका 14, बिचौलिया कौन होता है? तो उत्तर है वह व्यक्ति जो खरीदने वाला क्रेता से बेचने वाले विक्रेता के मध्य सामान खरीदने और बेचने का कार्य लाभ के लिए करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किसान मंडी में सामान लेकर बेच के जाता है, फिर वहां से दूसरे किसान खरीदते हैं या बिचौली खरीदते हैं, फिर वो किसी तीसरे किसान को बेचते हैं, उसी को बिचौली कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न 15, निर्यात क्या है? तो किसी एक देश की वस्तुओं और सेवाओं को अन्य देशों में उपभोक्ताओं को बेचना निर्यात कहलाता है। प्रश्न नंबर 16, अमूल का पूरा नाम क्या है? उसकी शुरुआत कब हुई थी? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। उत्तर है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। शुरुआत 1946 में गुजरात के आनंद जिले से हुई थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, अमूल की स्थापना के किन 2 व्यक्तियों का मुख्य योगदान था? तो श्री त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। कागज के विवेकपूर्ण उपयोग के 2 तरीके। तो उत्तर है क्रियाकलाप, कागज के दोनों ओर लिखना या प्रिंट करना। दूसरा, इस्तेमाल किए हुए कागज को पुनः चक्रण रिसाइकलिंग के लिए भेजना। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है प्राथमिक गतिविधियों में कौन से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग होता है? तो उत्तर है कृषि में मिट्टी, पानी, सूर्य का प्रकाश, और वानिकी में वन। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 20 है आपका, द्वितीय क्षेत्र में 2 अन्य आर्थिक गतिविधियों के नाम बताइए। तो उत्तर है विद्युत उत्पादन, बिजली बनाना, और सड़क और भवन निर्माण। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अभ्यास प्रश्न दोनों कंप्लीट होते हैं। तो आपको वीडियो बच्चों कैसा लगा? तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपका चैनल का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही जानकारीपूर्ण टॉपिक लेकर आते रहेंगे, इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।